गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो लास्ट लेक्चर तक हमने मून के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमने अच्छे से ले ली थी, जिसके अंदर हमने मून के बारे में, उसके फेजेस के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर जो कि बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है, वो ज़्यादा लो भी हो सकता है। ठीक है, एक बात जो हम थोड़ा इम्पोर्टेंट जानना चाहिए हमें मून के बारे में, मून से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, कि जो यूएसए है यहाँ पर एक थोड़ा सा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है मुझे कि रशियन स्पेस फ्लाइट थी या यूएसए की थी, ये नहीं पता, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट आपको ये बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 20 जुलाई 1969, देखिए यहाँ पर डेट क्या है, 20 जुलाई 1969, the Russian spacecraft Apollo 11 landed on the moon surface. It carries Neil Armstrong, Michael Collins, and Buzz Aldrin. Neil Armstrong became the first person to step on the moon surface on July 21. After that, no country could send a man on the moon surface. They look sample of the soil from the moon and brought back to earth for the research and study. The footprints left by Apollo astronauts will last for the centuries because there is no wind on the moon. अब सर आपने पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया, इसको इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं हम आपको कि मान लीजिए आपको मून पर भेजने का हमें प्लान किया जाए कि आप लोगों को, आप एस्ट्रोनॉट बन गए हैं बड़े होकर और आपको मून पर भेज दिया जाए। अब वहाँ पर आप किस तरीके से लैंड करेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो 20 जुलाई 1969 को साइंटिस्ट हुए, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने एक टीम बनाई, और यूएसए का था, ये कंफर्म बता सकते हैं, ये रशिया का नहीं था, यूएसए का एक मिशन था जिसका नाम था अपोलो 11, जो कि मून की सरफेस पे जाकर लैंड हुआ। अब आप सोच लीजिए 1969 में हम इंसान इतने ज़्यादा डेवलप हो गए थे कि हमने इंसान को मून की सरफेस पे उतार दिया। मून की सरफेस पे उतारने के बाद दुनिया का सबसे पहला इंसान बने नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नाम क्या याद रखेंगे आप, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, उन्होंने मून की सरफेस पे पहली बार अपने कदम रखे थे और वहाँ पर अमेरिका का जो झंडा है उसे लगाया था। ठीक है, वहाँ से उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो मिट्टी थी मून की, उसे उन्होंने कलेक्ट किया और वापस अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठ के वापस अर्थ पे आए। उस मिट्टी को रिसर्च पर्पस के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब वो आपके जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जब वो सन की, मून की सरफेस पे उतरे, ऐसी कंडीशन में उनके जो पैरों के निशान है, जो फुटप्रिंट है, वो हमेशा वहाँ पर रहेंगे, सेंचुरीज तक वहाँ पर रहेंगे। कारण क्या है, क्योंकि मून पर कोई हवा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो भी फुटप्रिंट है या जो भी कुछ एक बार कुछ चीज़ हो जाती है, वो सदियों तक एक जैसी रहती है। थी ना ये इंपॉर्टेंट बात, समझने लायक बात। ठीक है, अब अगर हम मून से चलकर अब हम चलते हैं तारों पर, अब हम तारों के बारे में बात करेंगे, स्टार्स होते क्या हैं। तो देखिए, स्टार्स से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक होते हैं स्टार्स और एक होते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का फर्क हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, स्टार्स का मतलब आप सिंपल सा ये याद रखेंगे कि जिनकी खुद की लाइट होती है, यानी कि जो खुद अपने आप में ही चमकते हैं, उन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। और जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, जो कि किसी और के दम पे चमकते हैं, उसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बनना है, हम लोगों को तारा बनना है, हमें ग्रह नहीं बनना है। ठीक है, हमें खुद चमकना है। द स्टार्स आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड एमिट देयर ओन लाइट। तो क्या ये हॉट गैसेस अपने आप में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्टार्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर कलर विच इंडिकेट्स देयर टेम्परेचर। अब हमें स्टार्स को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, सो हम उनके कलर के बेस पे हम पहचानते हैं। और कलर हम कितने नाम में दे रखे हैं, हमने 8 नाम से दे रखे हैं। तो O B A F G K M, ठीक है, हमने इनसे हमें इनने
नाम दे रखे हैं। सो जो क्लास ओ का स्टार है वो हॉटेस्ट है और कैसे हैं वो ब्लू है। तो देखिए क्लास ओ का स्टार किस तरीके का रंग है, ब्लू कलर का है, यानी कि हॉटेस्ट स्टार कौन सा रहेगा, ब्लू कलर का। वो कूलेस्ट स्टार कौन सा रहेगा, क्लास एम का। कौन सी क्लास का रहेगा, एम क्लास का रहेगा, और कैसा रहेगा, लाल रहेगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपको जानना जरूरी है। अब हमारी जो अर्थ है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन सा स्टार है, तो हम जानते हैं सबसे नियरेस्ट स्टार हमारा सन है। तो सन क्या है, पहली बात तो सन एक स्टार है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। इट इज 150 मिलियन किलोमीटर, और यहां पर देखिए एक इसके 1500000, ऑलमोस्ट ये 1 अरब 50 करोड़ के आसपास किलोमीटर दूर है। कितना, 1 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर। आपका घर आपके स्कूल से कितना है, 20 किलोमीटर दूर। अब सोचिए करोड़ों किलोमीटर दूर है हमारा सन। इसीलिए क्या है, ये सन हमारा हमें छोटा दिखता है। ठीक है, तो सन कितना है हम याद रखेंगे, ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास किलोमीटर दूर है। और हमारा उसके बाद कौन सा है, तो अल्फा, अल्फा सेंचुरी। क्या नाम याद रखेंगे, अल्फा सेंचुरी। तो यहाँ पर तो इतने सारे जीरो हैं तो बोलना भी मुश्किल, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा दूर है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंस है। अब आप बोलेंगे सर इन्हें कोई मेज़र करने गया था क्या, तो एक्चुअल में इन्हें हम मेज़र इस तरीके से नहीं करते हैं, हम इन्हें मेज़र करते हैं लाइट ईयर के तरीके से। किस तरीके से करते हैं मेज़र, हम इसे लाइट ईयर की तरीके से। लाइट ईयर का मतलब क्या, कि जो आपकी लाइट है ये एक साल में कितना ट्रेवल कर लेगी, एक साल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितना ज़्यादा ट्रेवल कर लेगी, उस हिसाब से हम उसे लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, सो आगे आपको काम आएगा कि लाइट ईयर का मतलब क्या, कि लाइट एक साल में कितना ज़्यादा ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, सो स्टार हमसे बहुत दूर है, और बहुत छोटे हमसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, और एक बात और कि जो स्टार्स होते हैं और नाइट के टाइम पे तो दिखते ही दिखते हैं, दिन के टाइम पे भी ये प्रेजेंट होते हैं, बट हमें क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमें ये जो लाइट है हमारे सन की ये बहुत ज़्यादा डार्क वो है, ब्राइट है, इस वजह से हमें दिन में तारे नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि एज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मूव, हाउ इट इज पॉसिबल, डू यू नो, वाई डू यू सी सन राइजिंग द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट। सो एक क्वेश्चन हमारे आगे बनता है कि सर हमारा जो स्टार है वो हमारा पर्सनल स्टार है, हमारा सन है। ठीक है, अब सर ये जो सन है ये ईस्ट से ही क्यों उगता है और वेस्ट में ही क्यों डूबता है, ये क्वेश्चन बनता है। अब हमें बचपन से बता दिया गया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट ऐसा क्यों होता है सर, ये क्वेश्चन हमारे आगे इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी बात को जानेंगे। कैसे जानेंगे, सो एक टर्म होती है, आप लोग ट्रेन में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, बस में बैठते हैं। ठीक है, सो आप बस से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ है। ठीक है, तो आप जब इस बस में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए इस धर्म ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, यह ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, जबकि वो पेड़ अपनी जगह खड़ा हुआ है, पर आपको क्या लग रहा है, वो पेड़ चल रहा है। सो आप क्या देखेंगे कि ये पेड़ है ना, ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब क्या, अगर आप इधर तरफ जा रहे हैं तो ये पेड़ कैसा लगेगा, हमें इधर तरफ जा रहा है। किस तरीके से, मतलब आपकी अपोजिट डायरेक्शन, मान लो आप सीधा जा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ उल्टी तरफ आपके चल रहा है, बाकी पेड़ नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मोशन में हो और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में नहीं है, बट आपको लग रहा है कि ये मोशन में है। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम जानेंगे रिलेटिव मोशन से। मतलब क्या, कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट का मोशन अगर हम कंपेयर करते हैं तब हम इसे रिलेटिव मोशन नाम से याद रखते हैं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब आपको ये समझ में आया कि रिलेटिव मोशन में क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, सो जो आपको एक बात पता लगे कि अर्थ जो है वो रोटेट किस तरीके से करती है, तो अर्थ करती है वेस्ट टू ईस्ट।
कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, मतलब इस तरीके से रोटेट करेगी। तो अब जब इस तरीके से रोटेट करेगी तो आपका जो सन है वो किस तरीके से रोटेट करता हुआ दिखेगा? रिलेटिव मोशन की वजह से ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हुए दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा? ईस्ट टू वेस्ट। तो याद रखेंगे कि हमेशा सन ईस्ट से उगता है, वेस्ट से क्यों होता है, सेट क्यों होता है वेस्ट में? तो हम बात ये याद रखेंगे कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन ये हमारा जो सन है वो ईस्ट से हमें उगता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक थोड़ी से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट आउटसाइड अपीयर्स टू मूव in opposite direction to the person who is sitting inside the moving object. This is called relative motion. तो ये टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। Object near moving object. Now it is clear that celestial objects appear to move in the direction opposite to the east to west, where Earth itself rotates on its own axis from the west to east direction. ये बात आप हमेशा के लिए नोटेट कर लीजिएगा। जो भी बच्चे आगे जाकर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं वो इस बात को अच्छे से नोट कर लें कि अर्थ कैसी रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। बट देयर इज अ ब्राइट स्टार इन द नाइट स्काई दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन इन द नाइट स्काई लाइक डू अदर। डू यू नो द नेम ऑफ दिस स्टार एंड डू यू नो व्हाई डज इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन? ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। ठीक है, कि हमने ये समझा कि सर जो स्टार्स हैं ये हमें मूव करते हुए लगते हैं, बट एक्चुअल में ये मतलब रिलेटिव मोशन की वजह से। बट एक स्टार है जो कि अपनी जगह पर हमेशा फिक्स रहता है। आपको बताना है उसका नाम, साथ ही साथ आपको उसकी पोजीशन भी बतानी है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि एक स्टार है जो कि हमेशा अपनी एक जगह पर फिक्स रहता है। ठीक है, सन तो क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। बाकी एक स्टार है जिसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। कमेंट बॉक्स में आप उस स्टार का मुझे नाम बताएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।